द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की एक बहुत बड़ी और शायद सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हमारे पास सिंधु घाटी के विशाल, सुनियोजित और रहस्यमयी शहर हैं जो करीब 4000 साल पहले वीरान हो गए, और दूसरी तरफ हैं वेद, ज्ञान और स्तुतियों से भरे ग्रंथ जो एक बिल्कुल अलग समाज की तस्वीर पेश करते हैं। तो सवाल ये है कि इन दोनों के बीच हुआ क्या? और यही आज की हमारी चर्चा का बड़ा सवाल है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद एक बिल्कुल नई वैदिक सभ्यता का उदय हुआ जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था? या फिर ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं, जहां एक शहरी सभ्यता ने परिस्थितियों के कारण अपना रूप बदला और एक ग्रामीण संस्कृति में ढल गई? मेरा मानना है भी सबूत एक साफ विभाजन की ओर इशारा करते हैं। ये दो अलग अलग दुनियाएं थी, दो अलग संस्कृतियां थी जिनका एक दूसरे से कोई सीधा संबंध नहीं था। और मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये विभाजन सतही है, और अगर हम गहराई में देखें तो हमें निरंतरता के ऐसे मजबूत धागे मिलते हैं जो इन दोनों को जोड़ते हैं। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो हमें एक बेहद उन्नत शहरी समाज दिखाई देता है। आप सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर थे, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, घर पक्की ईंटों के बने थे, और सबसे हैरान करने वाली चीज उनकी जल निकासी प्रणाली, जो आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती है। उनकी मोहरें, उनके बाट, उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। ये एक व्यवस्थित, स्थिर और व्यापार पर आधारित सभ्यता थी। और फिर तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, वैदिक काल। ऋग्वेद हमें एक ऐसे समाज के बारे में बताता है जो काफी हद तक ग्रामीण और पशुचारण पर आधारित था। वे कबीलों में रहते थे, लगातार गतिशील थे, और उनके जीवन का केंद्र यज्ञ और पशुधन था, खासकर घोड़ा। और ये घोड़ा महज एक जानवर नहीं था, ये उनकी सैन्य शक्ति, उनकी गति और उनके अश्वमेध जैसे यज्ञों का केंद्र था। घोड़े पर आधारित रथों ने उन्हें एक अजेय बढ़त दी। ये दोनों तस्वीरें एक दूसरे से इतनी अलग हैं कि उन्हें एक ही कहानी का हिस्सा मानना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। आपने जो तस्वीर खींची है वो काफी हद तक सही है, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। देखिए, ये पूरा विभाजन जिस नींव पर खड़ा है वो है आर्यों के बाहर से आने का सिद्धांत। और ये सिद्धांत आज भी बहुत विवादास्पद है, क्योंकि इसके पक्ष में कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। ये विवादास्पद इसलिए भी है क्योंकि ये भारतीय सभ्यता की जड़ों को भारत के बाहर स्थापित करता है, जो कई इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को स्वीकार्य नहीं है। अब जरा एक और नजरिए से देखिए। हम जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसे अब कई विशेषज्ञ सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लगभग 2600 बस्तियों में से, आप मानेंगे नहीं, 80% से ज्यादा उस सरस्वती नदी के सूखे हुए रास्ते पर मिली हैं, जो आज मौजूद नहीं है। और यही सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा उल्लेख की जाने वाली नदी है। ये महज एक संयोग कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि दोनों संस्कृतियों का भौगोलिक दिल एक ही था। तो क्या ये संभव नहीं कि सरस्वती नदी के सूखने जैसे बड़े जलवायु परिवर्तन ने उन शानदार शहरों को तबाह कर दिया हो और वहां के लोगों को एक नई, ज्यादा ग्रामीण जीवन शैली अपनाने पर मजबूर कर दिया हो? ये बाहरी आक्रमण नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव था। ठीक है, सरस्वती नदी वाली बात दिलचस्प है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर हम एक पल के लिए उसे किनारे रखें और सिर्फ इस पर ध्यान दें कि ये लोग रहते कैसे थे। मेरा मतलब है, एक तरफ भव्य शहर और दूसरी तरफ छोटे छोटे गांव। ये दो अलग दुनियाएं नहीं लगती। आप हड़प्पा के ग्रेट बाथ, उनके बहुमंजिला मकानों की तुलना वैदिक ग्रंथों में वर्णित लकड़ी और मिट्टी के घरों से कैसे कर सकती हैं? ये सिर्फ जीवन शैली का बदलाव नहीं है, ये पूरी सोच और सामाजिक संरचना का बदलाव है। एक शहरी व्यवस्था के लिए जिस तरह के संगठन, योजना और श्रम विभाजन की जरूरत होती है, वो एक ग्रामीण समाज से बिल्कुल अलग है। मैं मानता हूं कि अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन क्या ये असंभव है? सोचिए, अगर आज हमारी अर्थव्यवस्था ढह जाए, हमारे शहर रहने लायक ना रहें, तो क्या हम वापस एक सरल कृषि आधारित जीवन की ओर नहीं लौटेंगे? इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है।
रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में भी बड़े शहर वीरान हो गए थे और समाज ज्यादातर ग्रामीण हो गया था। तो ये तर्क कि शहरी जीवन का अंत एक सभ्यता का अंत ही होता है, ये जरूरी नहीं है। ये एक ही सभ्यता के टिके रहने का तरीका भी हो सकता है। हो सकता है हड़प्पा के लोग शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन में लौट आए होंगे, लेकिन वे लोग तो वही थे। चलिए, आपकी ये बात मान भी लें कि लोग शहरों से गांव में चले गए, लेकिन उनकी पूरी तकनीक ही कैसे बदल गई? सिंधु घाटी एक विकसित कांस्य युगीन सभ्यता थी। वे तांबे और कांसे के बेहतरीन कारीगर थे, लेकिन लोहे से पूरी तरह अपरिचित थे। वहीं उत्तर वैदिक काल की पहचान ही लोहे के व्यापक इस्तेमाल से होती है। लोहे के फाल ने गंगा के मैदानों में खेती को संभव बनाया और लोहे के हथियारों ने साम्राज्यों के विस्तार में मदद की। ये एक छोटा-मोटा बदलाव नहीं, एक तकनीकी क्रांति थी। और फिर वही सवाल, ये घोड़ा कहाँ से आया? सिंधु घाटी की हजारों मोहरों पर आपको बैल मिलेगा, गैंडा मिलेगा, हाथी मिलेगा, लेकिन घोड़ा लगभग गायब है। आपकी बात में दम है, लेकिन क्या हमने इस पर सोचा है कि ये तस्वीर उतनी साफ नहीं है जितनी लगती है? हाँ, घोड़ा आम नहीं था, लेकिन सुरकोटड़ा जैसी कुछ हड़प्पा-कालीन जगहों से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। तो ये कहना कि वे इससे पूरी तरह अनजान थे शायद सही नहीं होगा। हो सकता है कि घोड़ा उनके लिए उतना महत्वपूर्ण ना रहा हो। रही बात लोहे की, तो ये भी कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का इस्तेमाल धीरे धीरे फैला। ये एक तकनीकी विकास था जिसे स्थानीय लोगों ने समय के साथ अपनाया होगा। ये जरूरी तो नहीं कि कोई बाहरी समूह ही इसे अपने साथ लाया हो। तकनीकें एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं, लोगों के साथ भी और उनके बिना भी। लेकिन सुरकोटड़ा जैसे एकाध उदाहरण क्या पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं? ये तो अपवाद को नियम बनाने जैसा हुआ। और चलिए तकनीक को भी छोड़ दें, सबसे बड़ा अंतर तो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में है। ये बात मुझे हमेशा से हैरान करती है कि दोनों की आध्यात्मिक दुनिया कितनी अलग है। सिंधु घाटी की मोहरों पर हमें पशुपति की आकृति मिलती है, जिन्हें शिव का आदि रूप माना जाता है। मातृदेवी की पूजा होती है, पेड़ों और जानवरों की पूजा होती है। कहीं भी यज्ञ वेदी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। और वैदिक धर्म, उसका तो पूरा केंद्र ही यज्ञ है। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ये सब प्रकृति की शक्तियां हैं जिनकी स्तुति यज्ञ के माध्यम से की जाती है। यहां तक कि अंतिम संस्कार की प्रथाएं भी, वो भी बिल्कुल अलग थीं। हड़प्पावासी अपने मृतकों को दफनाते थे, जबकि वैदिक आर्य दाह संस्कार करते थे। ये तो आत्मा और मृत्यु के बारे में दो बिल्कुल अलग दर्शन हुए। मैं इन अंतरों को नकार नहीं रहा, लेकिन क्या हम समानताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं? आपने खुद पशुपति का जिक्र किया। आप कह रही हैं कि धर्म बिल्कुल अलग था, लेकिन क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी भारत में पूजे जाने वाले सबसे बड़े देवताओं में से एक शिव की जड़ें शायद 5000 साल पुरानी उस शहरी सभ्यता में मिलती हैं? ये एक ऐसा धागा है जो हजारों साल के तथाकथित विभाजन को जोड़ता है। पीपल के पेड़ की पूजा, सांपों की पूजा, ये सब सिंधु घाटी में भी मौजूद था और आज भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। हो सकता है कि वैदिक काल में धर्म का स्वरूप बदल गया हो, यज्ञ पर जोर बढ़ गया हो, लेकिन पुरानी मान्यताएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि नए रूप में ढल गईं। दाह संस्कार और दफनाने की प्रथाएं भी वो एक ही क्षेत्र में अलग अलग समुदायों में या अलग अलग समय पर साथ साथ चल सकती हैं। भारत में आज भी दोनों प्रथाएं मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है ना? हम इन दोनों सभ्यताओं की तुलना कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सबूत हैं उनकी प्रकृति ही जमीन आसमान जैसी है। सिंधु घाटी के बारे में हम जो भी जानते हैं वो पुरातत्व से जानते हैं। उनकी ईंटें, उनकी सड़कें, उनकी मोहरें, उनकी भाषा, उनकी लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। वो एक मूक सभ्यता है। इसके ठीक उलट वैदिक सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत उनके ग्रंथ हैं, वेद, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से याद रखे गए। हमारे पास वैदिक काल की कोई बड़ी पुरातात्विक साइट नहीं है जो ऋग्वेद में वर्णित जीवन की पुष्टि कर सके। तो हम एक मूक पुरातात्विक संस्कृति की तुलना एक वाचिक साहित्यिक संस्कृति से कर रहे हैं। ये तो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हुआ। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और शायद यही इस बहस का सबसे अहम पहलू है। इसी वजह से इस पूरे दौर को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, यानी एक ऐसा समय जिसके लिखित स्रोत तो हैं, पर या तो उन्हें पढ़ा नहीं जा सका या फिर पुरातात्विक साक्ष्यों से उनकी पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाती।
लेकिन मेरा तर्क ये है कि सिर्फ सबूतों की अलग-अलग प्रकृति के आधार पर हम ये फैसला नहीं सुना सकते कि ये दो अलग दुनियाएं थी। क्या पता वैदिक लोगों के पास भी लेखन का कोई रूप रहा हो जो नष्ट हो जाने वाली चीजों पर लिखा जाता था, जैसे पेड़ की छाल। या हो सकता है कि उनकी मौखिक परंपरा इतनी मजबूत थी कि उन्हें लिखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। देखिए, सबूतों का ना मिलना किसी चीज के ना होने का सबूत नहीं होता, इसलिए हमें जल्दबाजी में दीवार खड़ी करने की बजाय उन पुलों को खोजना चाहिए जो इन दोनों के बीच हो सकते हैं। तो आज की चर्चा को समेटते हुए मैं यही कहूंगी कि जो सबूत हमारे सामने हैं, शहरी बनावट, तकनीक, धार्मिक प्रथाएं और सबूतों की अपनी प्रकृति, वे सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यताओं के बीच गहरे और मौलिक अंतर दिखाते हैं। पक्की ईंटों के शहर बनाम ग्रामीण बस्तियां, कांस से बनाम लोहा, पशुपति बनाम इंद्र, दफनाना बनाम दाह संस्कार, ये अंतर इतने ज़्यादा हैं कि ये मानना ज़्यादा तर्कसंगत लगता है कि हम भारतीय इतिहास के दो अलग-अलग अध्यायों को देख रहे हैं, जहां एक प्राचीन, उन्नत शहरी संस्कृति के पतन के बाद एक नई, गतिशील ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। और मैं कहूंगा कि जहां अंतर स्पष्ट हैं, वहीं निरंतरता के महत्वपूर्ण सूत्र भी मौजूद हैं, जिन्हें अनदेखा करना इतिहास के साथ अन्याय होगा। सरस्वती नदी का साझा भूगोल, पशुपति शिव जैसी धार्मिक कड़ी और प्रकृति पूजा की परंपरा, ये सब एक गहरे संबंध की ओर इशारा करते हैं। हो सकता है कि हम दो अलग-अलग सभ्यताओं को नहीं, बल्कि एक ही सभ्यता के लंबे और जटिल विकास को देख रहे हों, जिसने समय और पर्यावरण के थपेड़ों के साथ खुद को बदला। शायद ये अंत और शुरुआत की कहानी नहीं, बल्कि बदलाव और अनुकूलन की कहानी है। इन दोनों महान विरासतों के बीच का असली रिश्ता शायद अभी भी इतिहास की गहराइयों में छिपा है, और आगे की खोज ही इस पर और रोशनी डाल पाएगी।